नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 के जनरल स्टडी के पेपर को। दोस्तों परीक्षा संपन्न हुई थी 8 अप्रैल 2018 को। दोस्तों आइए इसमें हम देखते हैं जो जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को देखते हैं क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए ये मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। और दोस्तों जो यूपीएससी के द्वारा भी आयोजित की जाती हैं परीक्षाएं, उनमें भी ये प्रश्न रिपीट होते हैं और यूपीपीएससी में तो इसको रिपीट होते ही होते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला दिया गया है। इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं आपको और एक सूची में आपको बांध दिए गए हैं, दूसरी सूची में दी गई हैं नदियां। अर्थात आपको बताना है कि कौन सी नदियों पर कौन से बांध बने हैं, ये मिलान करना है। इसके बाद नीचे कूट दिए गए हैं, उसमें आपको चिन्ह लगा के सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि दुलहस्ती जो है बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, उकाई बांध है तापी नदी पर और तवा बांध है तवा नदी पर। ठीक, तो यानी यहाँ पर आपका दोस्तों दुलहस्ती यानी A2 से यहाँ पर आपका चौथा पार्ट जो है सही है, हमने बता दिए ऊपर, उसी आधार पर आप इसको मैच करके लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी फिर से कूट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिए हैं घास के मैदान और बताना है कि वो घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पंपास जो घास के मैदान है दोस्तों, पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो आपका हो गया ए का तीसरा। ठीक, और जो पुस्टैस घास के मैदान है वो दोस्तों पाए जाते हैं हंगरी में। ठीक, यानी बी का चौथा। बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में और दोस्तों डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो ए पार्ट होगा दोस्तों। आप इसको देखिए, ए जो है तीसरा अर्जेंटीना से मैच हो रहा, पुस्टास जो है वो हंगरी से और वेल्ड जो है सी पार्ट जो आपका जा रहा है दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इस प्रकार ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बात करी गई दोस्तों ट्राई के बारे में पूछ लिया गया कि ट्राई क्या है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। ठीक, तो दोस्तों जो ट्राई है वो दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार की एक संस्था है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 20 फरवरी 1997 को हुई थी। पूरा नाम होता है भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक, अर्थात ट्राई। ठीक, और तो दोस्तों इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका चौथा नंबर, दूरसंचार संबंधित एक संस्था है भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसका पूरा नाम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो इकोनॉमी क्वेश्चन में पूछा गया था स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। तो दोस्तों सट्टेबाज जो सट्टा नहीं लगाता वो सट्टेबाज नहीं होता है। इसमें कौन दलाल जो होता है दोस्तों, ये मध्यस्थता का काम करता है। सट्टा लगाने से इसका मतलब नहीं रहता है। तेजड़िया मंदड़िया और स्टैक जो है वो आपके सट्टेबाज होते हैं। ठीक, इस प्रकार आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 जो है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है। दोस्तों 2017 का पेपर है इसलिए 2017 के करंट अफेयर्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बता दे रहे हैं उस पर पेज में, यहाँ पर आपका बी पार्ट सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अभियांत्रिकी वस्तुएं अर्थात इंजीनियरिंग सामान का जो निर्यात हुआ है वो 2017 में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है अर्थात सहभागी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आप देखते ही आप इसको सही कर लेंगे। इफ्को सबने सुना है दोस्तों। इफ्को जो है वो रासायनिक उर्वरकों को के निर्माण एवं उनके जो है क्या बोलते हैं निर्यात से संबंधित एक संस्था है, एजेंसी है। बाकी जो नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है और MMTC, ये भारत में कृषि सामानों के निर्यात से संबंधित संस्थाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका इसमें तीसरा पार्ट सही था। अग्रिम क्वेश्चन है, ये फिर करंट का प्रश्न पूछा गया था 2017 के अनुसार। दोस्तों जो क्वेश्चन 2017 में करंट में पूछे गए थे वही क्वेश्चन 2019 में
उसी डाटा के उसी क्वेश्चन के साथ अभी 2019 में क्या डाटा है ये आपको दोस्तों देखना है इंटरनेट पे जाके, और क्वेश्चन संख्या के साथ आपको या क्वेश्चन लिख के कि इसका 2019 में या 20 में 2020 में अभी अगर रिपोर्ट आ गई है तो दोस्तों बताना है कि अभी क्या उसका जवाब होगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। तो दोस्तों 2017 रिपोर्ट के अनुसार जो वनाच्छादित प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वो है 21.54 यानी 21.54% था, ठीक, 2017 में। अभी क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट करना है। अग्रिम क्वेश्चन है 8वें नंबर में दोस्तों पूछा गया है, यहाँ फिर सूचियां दे दी गई दो, और सूचियों में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, एक सूची में दिया है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी में राज्य। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है राज्य किस राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके नीचे कूट दिए गए, उसी के आधार पर आप बताएंगे और सही जवाब का चयन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक है कॉमनली आप याद रखते होंगे, बी पार्ट है वो झारखंड में, बेतला जो है वो झारखंड में है, ठीक, और गुइंदी जो है वो है तमिलनाडु में, ठीक। तो दो आपके सही हो गए, यानी बी जो हो गया वो हो गया पहला, और डी जो हो गया वो हो गया दूसरा। तो पहला और दूसरा, तो आपका डी जो है दूसरा, तो थर्ड ऑप्शन में बी का है पहला सही और डी का है दूसरा सही, और फिर इसके बाद ए का तीसरा, अर्थात इंतानकी जो है वो है दोस्तों नागालैंड में और सिरोही है मणिपुर में, ठीक, याद रख लीजिए। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। ये जो इंतानकी ये थोड़ा से नए नए हैं, तो दोस्तों ये नागालैंड में है, सिरोही जो है वो मणिपुर में है, और बेतला तो कॉमनली आप याद ही करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था 9वां नंबर है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता कहलाता है। तो दोस्तों वो केंद्र अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक, सतह का अधिकेंद्र होता है और जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट इधर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 में पूछा गया निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ये जापान के द्वीप हैं, जापान में 4 बड़े द्वीप हैं, और आपको इसमें बताना है कि उत्तर से, यानी इधर से उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर बताना है द्वीपों का क्रम, ठीक, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और साउथ की ओर। तो दोस्तों इसकी हमने एक इमेज लेके रखी है, उससे दिखा देते हैं। इसमें आपका होक्काइडो जो है वो सबसे ज्यादा नॉर्थ में, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू, ठीक। आइए दोस्तों हम इमेज दिखाते हैं इसके लिए। देखिए दोस्तों ये इमेज है, यहाँ पर आप देखते हैं होक्काइडो जो है सबसे उत्तर में है, फिर इसके बाद आपका होन्शु है, उसके बाद जैसे ही साउथ की ओर जाएंगे फिर शिकोकू है, और लास्ट में है ये क्यूशू, ठीक। ये इस इमेज से देख सकते हैं आप, और इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर बात करी गई है चुक्विकामाटा, ये एक प्लेस है, चिली देश में है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चुक्विकामाटा जो एक स्थान है चिली में पाया जाता है दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक तांबा होता है, ठीक, कॉपर होता है, और आपको पता भी हो ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जो चिली है विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है, ठीक, चिली फर्स्ट प्लेस पे है। दूसरे नंबर की दोस्तों बात करें तो पेरू है, और तीसरे नंबर की कंट्री की बात करें तो दोस्तों वो अपना मतलब अपना पड़ोसी है चाइना, ठीक, चीन है। तो इस प्रकार इसको याद रख लीजिएगा। पहला तो आपको याद रखना है, ये रिपीट होता है और रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब 12वें प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों अगर धात्विक खनिजों की बात करें तो दोस्तों धारवाड़ जो समूह है, सेल समूह, वहां पर धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जो खनिज होते हैं उनका निष्कर्षण यहीं से होता है, धारवाड़ समूह की चट्टानों से, ठीक। और दोस्तों जो कोयला का जो निष्कर्षण किया जाता है वो गोंडवाना समूह की चट्टानों से किया जाता है। तो आपका इसमें इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो आंसर है वो आपका है चौथा पार्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि
2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में। दोस्तों इस प्रश्न के संदर्भ में पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे नॉर्मली तो दोस्तों जम्मू कश्मीर है, उसमें सबसे कम महिला साक्षरता है, महिलाओं को सबसे कम पढ़ाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में आपका जो जवाब होगा वो होगा राजस्थान। केरला में दोस्तों सर्वाधिक शिक्षित हैं महिलाएं हैं, और वैसे भी लिटरेसी दर जो है ओवरऑल देखा जाए महिला और पुरुष तो सबसे ज्यादा केरला की ही है, और सबसे कम इस प्रश्न के संदर्भ में दोस्तों राजस्थान है। आइए हम अग्रिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 11वां। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो दोस्तों ये आपकी नागालैंड की जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? ठीक, तो दोस्तों वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो केरल राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में दोस्तों जो मणिपुर राज्य है उसकी साक्षरता सर्वाधिक थी। ठीक, जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, असम और मध्य प्रदेश की तुलना में मणिपुर की साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय प्रतिशत का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। तो मतलब कुल जनसंख्या में क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो नगरीय जनसंख्या है। तो दोस्तों 31.16% जो है वो नगरीय जनसंख्या है कुल जनसंख्या का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वें प्रश्न को। यहाँ पर दोस्तों क्या बताना है आपको, ये भी सूचियां दी गई हैं, मिलान करना है सूचियों का। यहाँ पर सूचियों में क्या करना है, एक सूची में दी गई हैं पहाड़ियां और सूची 2 में दिया गए हैं राज्य। तो किस राज्य में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है इस बात को आपको जानना हो, मिलाना है। जैसे गारो जो पहाड़ी है दोस्तों वो मेघालय राज्य में पाई जाती है, और मिरी पहाड़ियां जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। डालमा आपको पता होगा झारखंड में पाई जाती है। कोल्लई मलाई दोस्तों ये नाम से ही पता चलता है कि तमिलनाडु में पाई जाती हैं। एक बार आप इसको देख लेंगे तो याद हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, इनको मैंने मिला दिया है, नीचे आगे कूट दिया है, उसके आधार पर आप इसको लगा लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न है 18वां। इसमें क्या पूछा गया था, भारत में तटीय राज्यों की संख्या पूछ ली गई थी। तो दोस्तों भारत में कुल तटीय राज्य तो आपके 13 हैं, जिसमें केंद्र शासित राज्य भी हैं और आपके जो साधारण राज्य हैं वो भी हैं। ठीक, जो स्वशासित राज्य हैं। तो यहाँ पर 9 जो हैं वो राज्य आपके तटीय राज्य हैं, 9 राज्य तटीय हैं और 4 केंद्र शासित राज्य जो हैं वो तटीय में आते हैं, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, और दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, ये 4 आपके राज्य हो गए। बाकी 9 राज्य हैं, आप क्रम से देखेंगे, गिनेंगे, हम इनकी गिनती भी करवा दे रहे हैं आपको क्रम से। 9 राज्यों में देखिए, पहले आप गुजरात को ले लीजिए, गुजरात से नीचे जाएंगे महाराष्ट्र मिल जाएगा, फिर आपका गोवा हो गया, केरल हो गया, 4 राज्य हो गए। ठीक, फिर इसके बाद कर्नाटक हो गया, 5 राज्य हो गए। फिर इसके बाद सबसे नीचे तमिलनाडु हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, 7 राज्य हो गए, फिर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक, इस प्रकार आपके 9 राज्य हो गए हैं जो जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती हैं। अब 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया था, कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो दोस्तों जो आपका बिहार राज्य है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। फिर उसके बाद दोस्तों बिहार के बाद आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व में, वेस्ट बंगाल। ठीक, तो यहाँ पर आपका बिहार सही आंसर हो जाएगा। और 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों माल्थस ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जनसंख्या नियंत्रण का जो सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है वो है जन्म नियंत्रण। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों 21वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया गया दोस्तों, स्वपोषी यानी स्वपोष गण।
स्वपोषणज, ठीक, स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। तो अब इसमें आपको बताना उपरोक्त में से सही कथन हैं। तो केवल एक, केवल दो, एक और तथा दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन जो हैं आपके सही हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, आप एक बार कथनों को फिर से पढ़ लीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर से। ठीक, तो दोनों कथन आपके सही हैं। 22वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात। तो दोस्तों जब पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो उसमें ऊर्जा की जो मात्रा होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो दोस्तों घटती है। ठीक, याद रखिए इसको, घटती है। और 23वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी विविधता। ठीक, पारिस्थितिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ठीक, तो ये नगरीय जनसंख्या से आया कि जो कुल नगरीय जनसंख्या है, वही नेक्स्ट जो इसके पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था कि टोटल जनसंख्या कितना % नगरीय जनसंख्या है, तो वहाँ दूसरा था। यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या क्या योगदान है, क्या % है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा तीसरा पार्ट सही होगा, 42.61%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी। तो दोस्तों सबसे कम नगरीय जनसंख्या की जो % पाया गया है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पाया गया। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। 26वें प्रश्न में, ये भी जनगणना का ही प्रश्न है दोस्तों। जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अभी तो मुझे लगता है जो लास्ट में जब तक 2021 की जनगणना तो अभी होनी थी, लॉकडाउन की वजह से रुक गया है, और नेक्स्ट जब होगी उससे पहले जो एग्जाम होंगे उसमें जनगणना के बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इस 2011 की जनगणना के लिए ये जो एग्जाम होंगे वो अंतिम एग्जाम होंगे, इसीलिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों के बारे में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों मिजोरम जो है वो साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों में द्वितीय स्थान पर आता है, तो आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगर ओवरऑल दोस्तों साक्षरता दर के बारे में पूछा जाता है कि किसकी ज्यादा है, तो आपका केरल है। और ओवरऑल नगरीकरण में फर्स्ट में कौन है, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो सबसे ज्यादा नगरीकरण दोस्तों गोवा में हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन संख्या 27 में पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमको सजाना है कि सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ है चारों राज्यों में। तो दोस्तों पहले नंबर पे तो आपका आएगा महाराष्ट्र। ठीक, दूसरे नंबर पे नगरीकरण में आएगा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे नगरीकरण पे है आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे है गुजरात। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नोएडा के बारे में पूछा गया कि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है नोएडा, और नोएडा लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है NOIDA। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम होता है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पर पूछ लिया गया था 2017 में कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है। तो दोस्तों जो आपका तीसरा पार्ट है वो सही है, 4,28,384.52 करोड़। ठीक, अब 29वें क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो
इसमें 2 कूट दिए हैं, इन दोनों कूटों के आधार पर नीचे जवाब देना है। तो पहले में तो बताता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। दूसरे में बताना पड़ता है कि ए तथा आर दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तीसरे में ए सही है परंतु आर जो है आपका गलत है। तो दोस्तों यही वाला आपका सही होने वाला है, तीसरा पार्ट आपका सही होगा। क्योंकि दोस्तों भोजपुरी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो लोक भाषा भोजपुरी है ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है रीजन में, कारण में लिखा हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अन्य भाषाएं भी वो आराम से बोल सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, लिखा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो दोस्तों ये लखनऊ का मलिहाबाद बहुत फेमस है दशहरी आमों के लिए, तो आपका हो जाएगा लखनऊ। इसको जीआई टैग भी दिया गया है, जो भौगोलिक वस्तुएं होती हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं उसके लिए, तो उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपका लखनऊ हो गया। इसमें नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो सबसे बड़ा बृहद तंत्र है पृथ्वी का, तो वो दोस्तों जैव मंडल में होता है। सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, विविधता भी उसमें बहुत ज्यादा रहती है। 33वें प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई। तो दोस्तों हाँ वृद्धि हुई, कितना परसेंटेज वृद्धि हुई, 11.45% वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में। 34वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ये काफी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, कई जगह आपको मिल जाएगा। आपने अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तैयारी करी है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे पहले। तो दोस्तों जो इलाहाबाद है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। और यहाँ पर प्रश्न था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान आपका मथुरा में स्थित है। तो यहाँ डी पार्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आगे कथन और कारण यानी असर्शन और रीजन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है, ये आपका कथन है। कारण है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। अब दोस्तों इसमें भी आपका जो तीसरा पार्ट है वही सही होगा कि आपका जो ए पार्ट है, जो ए है वो सही है, कथन आपका सही है, कारण गलत है। वहाँ ये तो सत्य है कि कन्नौज को इत्र के शहर के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन ये सही नहीं है कि यहाँ पर जो कन्नौज है वहां पर सब घरों में इत्र का निर्माण होता है। 37वें प्रश्न में दोस्तों बात कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अनुसार विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। तो दोस्तों जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग है उसका काम है औद्योगिक अनुमोदन देना, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपका ए पार्ट तो वैसे भी गलत होने वाला है, आपका दूसरा ही नंबर सही होगा। तो यहाँ तक दोस्तों 37 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 में है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध गायिका थी, 2017 में इनका निधन हो गया था, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था उस पर पिच में। तो ये किस शहर, तो ये वाराणसी शहर की हैं, वाराणसी शहर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो कोलकाता में हो गई थी 2017 में। 39वें प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पूर्वी शहर बलिया है, कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं 40वें नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। वाराणसी जो है आपका संस्कृति एवं धर्म से संबंधित है, ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है भैया। और झांसी औद्योगिक केंद्र, तो दोस्तों झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं, वहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है। तो झांसी जो है वो आपकी ऐतिहासिक नगरी के रूप में जानी जाती है, महारानी लक्ष्मीबाई का किला बना हुआ है वहाँ पर, तो ऐतिहासिक नगरी के रूप में जरूर विख्यात है, झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। और जो मुरादाबाद है वो दोस्तों पीतल उद्योग के लिए, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर जो तीसरा जो ऑप्शन था वो सुमेलित नहीं था। इस प्रकार यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन हुए। अब 41 क्वेश्चन में बात कर रहा है,
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि 8 वर्ष होती है। पहले दोस्तों यहाँ 6 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन ये संशोधन हुआ था शायद 2012 में। 2012 में संशोधन हुआ था। हाँ तो दोस्तों इसमें पहले जो होती थी वो 6 वर्ष होती थी, लेकिन जो 2012 में लोकायुक्त ऑब्लिक उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक आया था, उसके द्वारा इसकी जो अवधि है वो 8 वर्ष कर दी गई थी बढ़ा के। और जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को दोस्तों इनका जो लोकायुक्त का पद मिलता है। तो इस प्रकार इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1963 में, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो आया था वो 1964 में आया था, ये भी सही है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो आया था वो 1988 में आया था, 88 में आया था। और जो आपका जो नीचे दिया गया प्रवर्तन निर्देशालय, ये आया था दोस्तों आपका 1956 में। ठीक, तो इसमें आपके दो क्वेश्चन थे वो गलत थे। दो जो आपके विकल्प थे, चौथा और तीसरा, वो गलत थे, इसलिए इस प्रश्न को कमीशन ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक, आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जो प्रशासनिक आयोग आया था 1967 में, उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और जो 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 17 में छुआछूत के निवारण की बात करी गई है, अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करी गई है। दोस्तों जो भाग 3 है अनुच्छेद का, सॉरी भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका समता का अधिकार दिया गया। ठीक, मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार। तो उसमें जो अनुच्छेद 17 है उसमें दोस्तों अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है। अगर अनुच्छेद 14 में की बात करें दोस्तों, जो पहला ही है समता का अधिकार, तो उसमें विधि के समक्ष सभी को समान माना गया है। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई। 17 में तो आपको पता ही दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और जो अनुच्छेद 18 है उसमें दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी का ही क्वेश्चन ये भी है। दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के सीटों के नेक्स्ट संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 D3 में किया गया। दूसरा है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। दोस्तों आपका यहाँ पर जो पहला है वो सही है, तो कूट पहला सही हो जाएगा। जो दूसरी बात कही गई है दोस्तों, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 334 में बात करी गई है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व नहीं होता तो उनका चयन किया जाता है। उसके लिए जो समय अवधि दी गई कि 70 वर्षों तक ऐसा किया जाना है जब ये कानून बना था। तो दोस्तों उसका यहाँ लेना देना कुछ नहीं है कि ये आरक्षण जो आपका दिया गया है महिलाओं को जो पंचायती राज में, उससे लेना देना नहीं है। ठीक, ये लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय लोगों के से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 45 क्वेश्चन हुए, यहाँ 46 देखते हैं दोस्तों। यहाँ बात करी गई दोस्तों 46 में आपकी क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो दोस्तों इसमें ये होता है, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी और मैक्सिमम 500 हो सकती है। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जो मनोनीत करते हैं, जब उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उनको भी सम्मिलित करके ये संख्या बताई गई है। ठीक,
भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं। तो दोस्तों दिल्ली तथा पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित राज्यों को यह दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न को करने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि 2018 की जीडीपी के से संबंधित है, उसका उस अभी पढ़ने से कोई तात्पर्य नहीं, तो इसको छोड़ दे रहे। ये भी दोस्तों करंट का ही है, कोई मतलब नहीं है उस समय का। तो आइए 51 क्वेश्चन इधर देखते हैं। पूछ लिया गया था कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सहारनपुर जो है आपका काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट देखते हैं 52 है। जी हाँ 52 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो दोस्तों इलाहाबाद में उत्तर केंद्रीय एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो अब अगला क्वेश्चन है 53। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। और फिर दूसरी बात कह रहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। हाँ दोस्तों गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान लखनऊ में है, ठीक। अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये वाला आपका एकदम गलत है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या 143 जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में 112 ही है, ठीक। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी आपका सही है। तो अब देख लेते हैं भैया क्या दिया है। तो हाँ तीसरा छोड़ के बाकी भी ये सही है आपके, तीसरा पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये उत्पादक इकोनॉमिक क्वेश्चन है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। तो दोस्तों उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है, आपका यहाँ पर पहला सही है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 73वें आइए देख लेते हैं ऑप्शन जो आपके दिए हैं, 2 कथन दिए हैं। तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार। तो दोस्तों पहला ही कथन सही है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में केवल पंचायतों के बारे में ही चर्चा करी गई हो, पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में घोषित भी किया गया है। और जो शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में इनका वर्णन किया गया है शहरी संस्थाओं का। तो आपका हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 करंट का है, कोई मतलब नहीं। ये वाला देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों 2011 जनगणना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है आपका वो गाजियाबाद है, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा क्वांट वाला है। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 यानी 0.25 मीटर फिसल जाता है तो वह खंबे की चोटी पर पहुंचेगा। तो दोस्तों इसको टाइम पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कि पहले मिनट में दोस्तों 1 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 0.25 फिसल जाता है, यानी 2 मिनट का अपन को हिसाब पता चल गया। 2 मिनट में क्या कर रहा है बंदर जो है 0.75 ही चढ़ पा रहा है, यानी पॉइंट यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह ले लें, यानी 0.75 जो चढ़ रहा है आपका बंदर मीटर, वो चढ़ रहा है कितना 2 मिनट में, ठीक। ये इतना पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को चढ़ाना है 16 मीटर, तो पहले 15 मीटर चढ़ाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो 1 मिनट में सीधा 1 मीटर चढ़ा देंगे, उतारने वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर 2 मिनट यहाँ मीटर चढ़ाना, ये मीटर है ये मिनट है, ठीक। तो यहाँ 15 मीटर जब चढ़ाना है तो दोस्तों 2 मिनट जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.75 का और मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, ठीक। इस तरह करा तो यहाँ पर 15 है, कट जाएगा ये आपका। कटने के बाद यहाँ पर 15 मीटर जो चढ़ने में समय जो लगेगा वो आएगा आपका 40 मिनट। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 40 मिनट, थोड़ा सा जगह कम है, 40 मिनट आएगा। 15 मीटर चढ़ने में 40 मिनट समय लग रहा।
और फिर 16 मीटर चढ़ाना है तो 1 मीटर चढ़ाने में नेक्स्ट फिर हमको उतारना नहीं पड़ेगा, तो 2 मिनट से यहाँ पर नहीं करना है। फिर जो लास्ट का 1 मिनट बचता है चढ़ा भर देंगे तो दोस्तों 41 मिनट टोटल लगेगा इसको चढ़ने में आपके बंदर को। 16 मीटर ऊंचा खंबा है, तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित, क्या लिखा है 1 मिनट, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों थारू जनजाति भारत के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2017-18 के बजट के बारे में पूछा गया, तो ये भी कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। आइए दोस्तों, हमको 61वां प्रश्न देखना है। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर एक आरेख बनाते हैं। ये संजय है, संजय ने एक व्यक्ति की फोटो देखी, तो ये फोटो है। ठीक, कह रहा है इसकी मदर, इसकी जो मदर है वो क्या है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब संजय का ना तो कोई भाई है ना बहन है, कह रहा तो मेरे पिता का पुत्र खुद संजय, उसकी पत्नी, तो यानी ये जो इसकी लड़के की माँ है संजय की पत्नी है। तो कह रहा था कि संजय किसके चित्र को देख रहा है? तो दोस्तों संजय अपने पुत्र के चित्र को देख रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट है वैन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा? तो दोस्तों कुछ फेरी वाले जो आपके हैं लखपति हैं, ये वाला सी पार्ट आपका सही है। कुछ ये वाला फेरी वाले ये हो गए और लखपति ये हो गए, तो ये यहाँ के कुछ फेरी वाले लखपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक हो गए हैं 62 63 वहाँ क्वेश्चन है। रीजनिंग का ही क्वेश्चन है दोस्तों, दिशा वाला, आसान होते हैं, आरेख बनाना पड़ेगा। राम 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों पहले तो हमको पता होना चाहिए ईस्ट ये होता है, ऐसे बना लीजिए, वेस्ट ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ये होता है और साउथ ये होता है। तो अब ये इतना पता है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसा कहता जा रहा वैसा करते जाएंगे। 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण, तो पहले 1 किलोमीटर पूर्व चला, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण चला। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वहां से 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ, फिर 2 किलोमीटर जो है पूर्व की तरफ चला, फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा इधर होती है, 9 किलोमीटर चला। तो दोस्तों ये 5 तो यहाँ पर तय ही हो गई, ये जो है 4 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों 2 ये है तो 2 ये ही होगी। ठीक, 2 यहाँ की ये वाली, और ये टोटल जो होगी वो 3 होगी, यहाँ की 3 हो गई। यहाँ से उसकी डिस्टेंस पूछिए, तो दोस्तों पाइथागोरस में लगा देंगे, 4 ये है 3 ये है, तो जो ट्रिपलेट बनता है 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताना है। तो दोस्तों ये 6, यहाँ 24, 24 से 60, 60 से, तो दोस्तों यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के रूप में कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि 6 है 2 के क्यूब के पास है, 24 है वो 3 के क्यूब के पास है, और 60 है वो 4 के क्यूब के पास है, 120 है 5 के क्यूब के पास। 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली सीरीज फॉलो हुई है, सॉरी 2 का क्यूब -2, तो यहाँ 6 आया। फिर 3 का क्यूब -3, तो 3 का क्यूब 27 -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब आपका होता है दोस्तों 64, -4 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब -5, यहाँ 6 का क्यूब, फिर लास्ट में जो लुप्त संख्या ढूंढेंगे वो 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब 343 -7 करेंगे तो 336 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। 65वें प्रश्न में कह रहा है, यदि कुछ संत शहीद थे, सत्य है तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? पहले तो हम इस छोटा सा बेनारेख बना ले रहे हैं, यहाँ पर संत को दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भैया शहीद लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कुछ संत शहीद हैं, हाँ ठीक है। अब दूसरे में पूछ रहा है कि कुछ शहीद असंत नहीं थे, तो भैया तो यही है कि कुछ शहीद जो हैं असंत नहीं है, कुछ शहीद संत हैं, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ठीक,
एक बार आप भी बना के करिएगा तो आसान समझ में आएगा। नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः 2-1 लिखा, इस तरह लिखा गया, कार को ये 765 लिखा गया है। तो इतने का मतलब बताना। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जो यहाँ पर अंक दिए गए हैं उसके सामने जो पढ़ रहा है वो लिख देना है। जैसे 6 है, 6 यहाँ पढ़ रहा है, 6 बीच में पढ़ रहा है यानी ए आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ 5 है तो 5 पर क्या पढ़ रहा है, आर पढ़ रहा है। फिर 5 है तो फिर आर, तो ए आर आर करके आपका पहला पार्ट सही हो जाएगा। अब ये नीचे दिया गया है, पूछा गया चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं, गिन के बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ग जो है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा, इसके बाद 8 9 और ये 10 और ये 11, 11 इतना तो पता चल गया। फिर इसके बाद ये वाला जो बन रहा है ये 12 और ये 13, बस इतने ही वर्ग हैं आपके, 13 वर्ग इसमें उपस्थित हैं। आपका 13 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का ही है। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें इन दोनों को जोड़ के आधा करके बीच में लिखा गया है। जैसे 9 7 16 उसका आधा 8, 6 4 10 का आधा 5, उसी प्रकार 20 और 4 24 का आधा 12। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करी गई है कि इसमें बताना है कि क्या बताना है, सबसे अधिक लंबा इनमें से कौन सबसे अधिक लंबा, ये बताना है। ऊपर सूचनाएं दी गई, कंडीशन दी गई हैं, उनके आधार पर। तो दोस्तों ए बी से लंबा है परंतु आपका सी से लंबा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इस कंडीशन से पता चला कि ए जो है बी से लंबा है परंतु सी से लंबा नहीं है। तो ये एक बात पता चल गई। नेक्स्ट पता चला डी ई से लंबा, यहाँ पर दोस्तों बी छुप गया है तो यहाँ पर बी लिख देंगे। तो डी ई से लंबा है, तो डी जो है वो ई से लंबा है परंतु 20 जितना लंबा नहीं, तो यहाँ बी है। दूसरी कंडीशन पता चल। नेक्स्ट है ई एफ से लंबा है, तो ई जो है वो आपका एफ से लंबा है। ठीक, परंतु डी जितना लंबा नहीं, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है? तो दोस्तों सबसे अधिक लंबा कौन है? तो सबसे अधिक लंबा दोस्तों आपका सी है, क्योंकि सी सबसे लंबा है। इन सभी को मिला देंगे ना तो आपका एक बनेगा, सबसे बड़ा सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। तो सबसे बड़ा लंबा दोस्तों आपका है सी। तो आपका दूसरा पार्ट सही हो जाएगा। अब इसमें बताना है दोस्तों, सीरीज पूरा करना है। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर बताना है। बी से आया डी, बी में दोस्तों बी दूसरे नंबर पर रहता है, डी रहता है चौथे नंबर पर, तो 2 जोड़ा गया। डी से आया जी, जी 7वें नंबर पर रहता है यानी चौथे से 7वें, तो यहाँ 3 जोड़ दिए गए। फिर जी से आया के होता है 11वें नंबर पे, तो 7 में सीधे 11 में पहुंचे तो 4 जोड़ा गया। फिर इसके बाद पी, के से पी आ गया, यहाँ 5 जोड़ा गया था। ठीक, अब फिर पी से जो भी संख्या आएगी उसको 6 जोड़ के आएगी। तो पी का जो प्लेस है वो 16वां नंबर है। एबीसीडी आपको याद होनी चाहिए कौन सा नंबर किस पे आता है। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22वें नंबर पे 2, 20वें पे एस वो सॉरी टी आता है, यू 21 पे, और वी जो आता है 22वें नंबर पे। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 70 क्वेश्चनों को इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं, और जो इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे दोस्तों उसमें बाकी बचे हुए 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।